नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आचार्य अग्निव्रत ने जो डार्विन के सिद्धांत पर जो सवाल उठाए थे कुछ समय पूर्व, उनका मैंने जवाब देने का प्रयास किया था कि वो उन्होंने किस तरह से गलत सवाल उठाए हैं, किस तरह उनको डार्विन के सिद्धांत का पूरा ज्ञान नहीं है, उसके बावजूद वो डार्विन के सिद्धांत को गलत बता रहे हैं। तो वो जो वीडियो मैंने डाली उसके बाद जैसा कि मेरे को आशा थी कि उनकी तरफ से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने भी एक वीडियो डालकर जो मैंने सवाल उठाए थे उन पर अपना स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया था। तो जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी इस वीडियो पर संज्ञान लिया और अपनी ओर से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। लेकिन जो उन्होंने वीडियो डाला है और जिसमें जो उन्होंने बातें कही हैं, मुझे दुख है कि होना तो ये चाहिए था कि वो जो मैंने उसमें सवाल उठाए हैं उन पर सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार, जिस तरह मैंने एक एक पॉइंट उठाया था उसको सिलसिलेवार तरीके से एक एक बिंदु का वो उस पर अपना स्पष्टीकरण देने का प्रयास करते। लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपनी वीडियो के शुरू में ही उन पैतरों को अपनाया जो पैतरे अक्सर ही धार्मिक लोग अपनाते हैं, यानी सामने वाले को कोई विशेषण देकर मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करना, उसको गलत सिद्ध करने की कोशिश करना। दोस्तों, जैसा कि आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पर, ऐसा अक्सर होता है कि जैसे जब कोई पक्ष सही सत्य पर होता है और वो भारी पड़ने लगता है तो सामने वाला उसको कोई विशेषण देकर उसको खारिज करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आप इस्लाम पर सवाल उठाते हैं, आप किसी इस्लामपंथी से बहस में पढ़ते हैं और वो हारने लगता है, आपके तर्क मजबूत होते हैं और वो हारने लगता है, तो अंत में वो आपको इस्लामोफोब कहकर या संघी कहकर आपको खारिज करने की कोशिश करता है, आप भागने की कोशिश करता है। मतलब ये कहना चाहता है कि आप जो हैं इस्लाम से नफरत करते हैं, इसलिए आप ये सब बातें बोल रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब कोई भाजपा विरोधी भारी पड़ता है कांग्रेसियों पर, तो कांग्रेसी उसको भक्त, संघी, ये सब कह के खारिज करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही अगर कोई कांग्रेसी भारी पड़ता है तो जो भाजपाई हैं वो उसको देशद्रोही, कांग्रेसी दल्ला, ये सब कह के खारिज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह इन्होंने भी वीडियो के शुरुआत में ही कामरेड, चारवाक संप्रदाय और जाने क्या क्या कहकर विशेषणों से मुझको नवाजा। और इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं थी। वो एक बार मेरी प्रोफाइल फेसबुक पर मौजूद है, उसको एक बार पूरा सर्च करते देखते तो मेरी पूरी विचारधारा उसके अंदर स्पष्ट है। और जो लोग इतने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई पोस्ट मेरी बहुत कम होती हैं, बहुत ना के बराबर होती हैं। राजनीतिक मुद्दों में मैं रुचि नहीं लेता क्योंकि अक्सर लोग इनको लेकर बहुत सेंटी हो जाते हैं। मैंने अपना एक स्पष्ट बनाया हुआ है कि मेरे को जिस लाइन पर चलना है वो है कि धार्मिक पाखंडों, अंधविश्वासों, इन सब का मैं खंडन करता हूँ और लगातार कर रहा हूँ। 2-3 साल से आप लोग मुझे देख रहे हैं। लेकिन कभी आपने मुझे देखा होगी, कभी मैं किसी कम्युनिस्ट विचारधारा यानी मार्क्सवाद जिस तरह का जो हम इंडिया में देखते हैं उसका मैंने कभी कोई अपनी वॉल पर कभी कोई जिक्र नहीं किया, उनका कभी कोई समर्थन नहीं किया। हाँ, हालांकि आप देखेंगे कुछ पीछे जाएंगे पोस्ट में तो आपको कुछ विरोध जरूर उनका देखने को मिल सकता है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने मुझे बिना समझे कम्युनिस्ट का तमगा दे दिया। खैर, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही इन्होंने ऐसा कहा है कि ये तर्क को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने तमाम वैदिक शास्त्रों का उल्लेख किया कि वो भी किस तरह तर्क को महत्व देते हैं, और अन्य तमाम पंथों के बारे में उन्होंने कहा कि वे लोग तर्क को महत्व नहीं देते, वहाँ पर आस्था और फेथ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बेस्ड हैं और तर्क का वहाँ पर कोई स्थान नहीं है, जबकि वैदिक परंपरा में तर्क का स्थान है, इनका ऐसा कहना है। लेकिन बावजूद इसके ये ऐसी मान्यताओं का समर्थन करते हैं जिनका कि कोई तार्किक आधार नहीं है। जैसे ये कहते हैं कि मानव जो है इस धरती पर 1 अरब 96 करोड़ वर्ष से मौजूद है। अब ये मान्यता नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए। क्योंकि इसके पक्ष में कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है, बल्कि जो प्रमाण मौजूद हैं वो इसके विरुद्ध हैं। 1 अरब 96 करोड़ वर्ष जो फॉसिल एविडेंस हमें मिलते हैं इस काल के,
उनसे हमें पता चलता है कि इस दौरान मल्टी सेलुलर, मानव तो छोड़िए, कोई मल्टी सेलुलर लाइफ भी अस्तित्व में नहीं थी। जो लाइफ थी वो उस दौर में वो केवल एक कोशिकीय जीव थे, कोई मल्टी सेलुलर लाइफ ही नहीं थी। और ये कह रहे हैं कि वहां उस समय जो है मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी। और ये भी कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति से पहले अन्य सभी प्राणियों की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो चलिए, मानव के अवशेष नहीं मिले तो किसी अन्य जीव के मिलने चाहिए थे, कुछ तो मिलता, लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं। तो फिर आखिर ये मान्यता नहीं है तो फिर और क्या है? फिर ये कैसे कहते हैं कि जो अन्य धर्म हैं वो आस्था पर आधारित हैं और हमारी जो वैदिक परंपरा है वो तर्क पर आधारित है? क्या ये तर्क है? ये तर्क इसका क्या प्रमाण है? आखिर फिर हम इसको ये क्यों ना माने कि ये भी आपकी एक आस्था ही है, क्योंकि ऋषि दयानंद ऐसा कह गए और आप उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि जो मौजूदा प्रमाण है वो इसके बिल्कुल विरुद्ध है, और प्रमाणहीन एक बात का आप समर्थन कर रहे हैं। तो ये भी मान्यता ही है। जिस तरह की अब्राहमिक रिलीजन आदम हव्वा वाली कहानी का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि मानव की उत्पत्ति किस तरह जो है गॉड ने आदम को बनाया, फिर उसकी पसली से हव्वा को बनाया और फिर इस तरह से आगे मानव की उत्पत्ति हुई, आगे वंश आगे बढ़ा। और आप कहते हैं कि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले मानव धरती से बीज की तरह बड़ा हुआ और वहाँ से 25 वर्ष में युवा जोड़े निकले धरती से, और वो फिर समस्त धरती पर मानव बस्तियों के रूप में फैल गए। तो ये भी तो मान्यता ही है। ये मान्यता किस तरह से नहीं है, आप मेरे को ये समझाइए। आचार्य जी, अपनी वीडियो में मैंने आपको तमाम मुद्दों पर गलत सिद्ध किया, तमाम बातों को आपकी गलत सिद्ध किया मैंने, लेकिन उस पर आपने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। बजाय इसके मेरी वीडियो में जो मैंने रैंडम शब्द का प्रयोग किया है, रैंडम म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया है, तो उसमें रैंडम शब्द को लेकर आप भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप रैंडम शब्द का ऐसा अर्थ पेश करने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे मैंने रैंडम शब्द को किसी जादू के अर्थ में प्रयोग किया है, कि मैं कहना चाहता हूं कि जादू से कुछ हो गया। क्या रैंडम शब्द का मतलब जादू होता है? आप कह रहे हैं कि रैंडम शब्द का मतलब है कि क्या वहां पर कोई प्राकृतिक नियम नहीं काम करा? नहीं, रैंडम शब्द का मतलब ऐसा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर लक्की ड्रॉ आपने देखा होगा। लक्की ड्रॉ में क्या होता है, एक बड़ा सा पात्र होता है, उसमें बहुत सारे लोगों की पर्चियां होती हैं, उम्मीदवारों की पर्चियां होती हैं, और उसमें से कोई व्यक्ति जाकर रैंडमली उसमें हाथ घुमाता है और उसमें से रैंडमली कोई पर्ची सेलेक्ट करता है। तो ये रैंडमली हुआ, तो क्या इसमें कोई प्राकृतिक नियम काम नहीं करता? रैंडमली अगर वो पर्ची सेलेक्ट करता है तो यहां पर क्या कोई प्राकृतिक नियम काम नहीं करता? ये जादू से होता है? नहीं। रैंडम का हम किसी उस इवेंट को कह सकते हैं जो कि हाईली इम्प्रोबेबल है, जिसकी गणना करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि लकी ड्रॉ में पर्ची जो हम निकालते हैं, तो किसकी पर्ची निकलेगी, इसकी गणना करना बहुत बहुत मुश्किल है। और अगर ये मुश्किल ना होता तो लकी ड्रॉ ये होता नहीं, क्योंकि लोग गणना कर लेते, पता लगा लेते कि किसकी पर्ची निकलेगी। एक अन्य उदाहरण से और आपको समझाता हूं। ऐसा मान लीजिए आपके हाथ में छोटे छोटे बीज हैं, बहुत सारे 100-150 बीज आपके हाथ में है, मुट्ठी में है, और आप उसे किसी भूमि पर, ऐसे ही किसी भूमि पर फेंक देते हैं। तो अब जितने बीज आपने इतने सारे फेंके और सभी जो है स्वस्थ बीज थे, तो उन बीजों में से कोई पेड़, कोई पौधा जो है बन पाए, स्वस्थ पौधा बन पाए, और वो फिर आगे उससे बीज की उत्पत्ति हो, इसकी क्या संभावना है? इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हो सकता है जिस भूमि पर आप उन बीजों को फेंकें, वो कुछ बीज ऐसी जगह पर जाके गिरें, कुछ पथरीली भूमि पर जाके गिरें जहां उनको उचित पोषण वगैरह ना मिल पाए और वो नष्ट हो जाए। हो सकता है कि कुछ बीजों को पक्षी चुग लें। हो सकता है कि कुछ बीज पौधे बन जाएं और उनको कोई पशु खा जाए। तो उनमें से कुछ या कुछ एक पौधे ही ऐसे होंगे जो कि वास्तव में बड़े हो पाएंगे। हो सकता है एक भी ना हो और आगे उन पर फल लग पाएंगे। तो इस इवेंट में अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि कौन सा बीज ऐसा होगा जो कि जिसका पौधा बनेगा और जिसमें से आगे फल निकलेगा, इसकी आप गणना कैसे करेंगे? हम यही कह सकते हैं कि कोई रैंडमली कोई बीज एक ऐसा हो सकता है। तो ये हाईली इम्प्रोबेबल इवेंट है। इसमें हम ये गणना नहीं कर सकते
कि कौन सा बीज जो है वो पनपेगा एक पूरे वृक्ष के रूप में। तो इसी तरह जो सेल में जो डीएनए होता है वो जब कॉपी होता है तो जो कॉपी बनती हैं वो अधिकांश एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें कोई गलती या जिसे हम अशुद्धि कहते हैं वो आ जाती है। और वो अशुद्धि वेरियस रीजन्स की वजह से आती है, बहुत सारे कारण उस पर काम करते हैं जिसकी वजह से वो अशुद्धि आती है, और इस अशुद्धि को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। अब ये जो अशुद्धि आई है इसका प्रभाव निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अधिकतर तो निगेटिव ही होता है, लेकिन कुछ मामलों में पॉजिटिव भी होता है। तो ये भी जो है एक हाईली इम्प्रॉबेबल इवेंट है। तो इसीलिए मैं इसको रैंडम शब्द का मैंने प्रयोग किया, मैंने इसको रैंडम म्यूटेशन कहा। रैंडम का मतलब यहाँ पर कोई जादू वादू नहीं है कि कुछ जादू से मैजिकली हो गया। तो इसलिए आप रैंडम शब्द को लेकर भ्रमित मत कीजिए। जो मैंने जो सवाल उठाए हैं, आपको जहाँ जहाँ जिस जिस बिंदु पर गलत सिद्ध किया है उस पर आप बिल्कुल एक स्पष्ट बताइए कि वो आप किस तरह से सही थे या किस तरह से गलत थे। फिर एक स्थान पर आप कहते हैं कि अमीनो एसिड जीव नहीं है। बिल्कुल, मैंने ऐसा कब कहा? आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और किसी भी जगह पर ऐसा बता दीजिए कि मैंने ऐसा कहा हो कि अमीनो एसिड जीव है या अमीनो एसिड जीवन है। मैंने जो कहा है मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मैंने कहा था कि अमीनो एसिड्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का है, जीवन नहीं का। जो जीवन, जो प्रोटोसेल है, जो एक जीवन की प्रक्रिया है, उसमें अमीनो एसिड अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसा मैंने कहने का प्रयास किया है। जीवन मैंने कहीं भी नहीं कहा। तो इसलिए ये अपनी तरफ से शब्द मत बनाइए। और फिर आप कहते हैं कि आपको हमारे सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं है, और आप कहते हैं कि आपको जो है हमारी वीडियोस देखनी चाहिए। ख़ास तौर पर आप कहते हैं कि नव संवत्सर के अवसर पर जो आपने वीडियो बनाई है उसको आप देखने की सलाह देते हैं। और ऐसा लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं उस वीडियो को देखने के लिए, जैसे मानिए कि आपने उस वीडियो के अंदर कोई बहुत बड़ा जीवों की उत्पत्ति पर कोई बहुत बड़ा रिसर्च पेपर आपने पेश कर दिया हो। मैंने वो वीडियो देखा और उस वीडियो के अंदर तो आपने इससे भी ज़्यादा बड़े ब्लंडर किए हैं। उसमें आप कहते हैं कि जीवों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। ये आपका वैदिक सिद्धांत कहता है कि जीवों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। पसीने से, जिसको आप केमिकल के रूप में भी कहते हैं, पसीने से, मिट्टी से, प्लेसेंटा से और अंडे से। ये 4 प्रकार से आप जीवों की उत्पत्ति बताते हैं। और इस प्रकार से आप 4 प्रकार के जीव बताते हैं। एक तो स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायु। ये 4 प्रकार के आपने जीव बताए। मैं कहता हूं कि आखिर ये जो सिद्धांत है इसके पक्ष में क्या प्रमाण है? जीवों की उत्पत्ति इस तरह से होती है, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया। आप कहते हैं कि आपने मिलर का प्रयोग 10वीं कक्षा में पढ़ा था, तो जहां जिस किताब में आपने मिलर का प्रयोग पढ़ा था उसी से कुछ पन्ने पहले लुई पाश्चर का प्रयोग भी था। क्या वो आपने नहीं पढ़ा? क्या आपने नहीं पढ़ा लुई पाश्चर ने किस तरह से स्वतः जननवाद का खंडन किया था? उन्होंने ये बताया था कि जीवों की उत्पत्ति केवल जीवों से ही हो सकती है। हाईली कॉम्प्लेक्स लाइफ जितनी भी है वो केमिकल रिएक्शन से या प्राकृतिक कारणों से खुद ब खुद नहीं बन सकती। तो उन्होंने जो स्वतः जननवाद का जो खंडन किया था, और उसके बाद तब से लेकर आज तक कोई भी स्वतः जननवाद को सिद्ध नहीं कर सका है। आप एक एविडेंस दे दीजिए मेरे को जो ये बताता हो कि हाईली कॉम्प्लेक्स लाइफ जैसे जूं, पेड़ पौधे, चींटियां या कोई एक कोशिकीय जीव भी किसी तरह स्वतः बन सकता हो केमिकल रिएक्शन से या जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं उनके मिलने से। कोई एक मेरे को ऐसा एविडेंस दे दीजिए। फिर आगे आप डार्विन के सिद्धांत को खारिज करने के लिए तर्क देते हैं कि डार्विन का बेटा ही डार्विन के विकासवाद को नहीं मानता था। अब ये तर्क है,
पीछे आप बता रहे थे कि हम वैदिक परंपरा से आते हैं और हमको अच्छी तरह पता है कि तर्क क्या होता है, तो कोई कम्युनिस्ट युवक हमें बताएगा कि तर्क क्या होता है। आचार्य जी, अगर ये तर्क है, इसे यदि आप तर्क कहते हैं, तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि आपको तर्क के विषय में अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये कैसा तर्क है? डार्विन का बेटा डार्विन के विकासवाद को नहीं मानता था, तो इससे डार्विन का सिद्धांत खारिज हो जाएगा। यानी कोई किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को, अगर कोई वैज्ञानिक अपने किसी सिद्धांत को प्रस्तुत करता है प्रमाणों के साथ और उसके परिजन उससे सहमत नहीं होते, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका सिद्धांत खारिज हो गया। तो बड़ी कमाल की बात है। फिर तो जो भी वैज्ञानिक अपनी शोध प्रस्तुत करते हैं, तो उनको अपनी शोध के साथ अपने पूरे परिवार के, अपने परिजनों के एफिडेविट लगाने चाहिए। उसमें एफिडेविट में देना चाहिए कि हाँ, मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं इनकी शोध के साथ सहमत हूँ। बेटे का, माँ का, भाई का, सबका, इनका पिता का, सबका एफिडेविट साथ में लगाना चाहिए, तभी उसकी शोध स्वीकारी जानी चाहिए। क्योंकि परिजन सहमत नहीं है, प्रमाणों से हमें कोई मतलब नहीं है, परिजन को सहमत होना चाहिए। परिजन सहमत होंगे तभी हम इस शोध को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा कहना चाहते हैं? ये कैसा तर्क है? अरे डार्विन का बेटा ना हो सहमत, क्या फर्क पड़ता है? कोई वैज्ञानिक सिद्धांत शोध से, प्रमाणों से, रिसर्च से, इनसे तय किया जाएगा कि वो सत्य है या नहीं है, या फिर इससे तय किया जाएगा कि उसके परिजन, जिसने शोध प्रस्तुत किया है वैज्ञानिक ने, उसके परिजन सहमत हैं कि नहीं है। जरा सोचिए, क्या तर्क दे रहे हैं आप? और फिर आगे आप कहते हैं कि बहुत से वैज्ञानिक जो हैं डार्विन से सहमत नहीं थे। बिल्कुल हो सकता है। जिस समय डार्विन ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये वास्तव में बहुत क्रांतिकारी सिद्धांत था, और हो सकता है कि उस समय, उस दौर में बहुत से वैज्ञानिक सहमत ना हो। यह भी हो सकता है कि कुछ वैज्ञानिक आज भी सहमत ना हो। लेकिन क्या इससे भी यह सिद्धांत खारिज हो जाएगा? आचार्य जी, कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत, विज्ञान जो है वो परमाणु पर चलता है, किसी वैज्ञानिक के सहमति या असहमति पर नहीं। कोई वैज्ञानिक क्या कहता है, इसका विज्ञान में कोई महत्व नहीं है। महत्व केवल उसका है जो उसने सिद्ध किया है, और जो अगर उसने सिद्ध कर दिया है, तो भले ही कोई वैज्ञानिक सहमत हो या ना हो, उससे उस सिद्धांत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो लोग कहते फिरते हैं ना कि डार्विन की थ्योरी जो है फेल हो गई, ये बहुत से लोग मैंने देखा है, आपके समर्थक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा कहते पाए जाते हैं कि डार्विन की थ्योरी फेल हो गई, और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कहते हैं। उनको मैं बता दूं कि साइंटिफिक कम्युनिटी में 97% साइंटिस्ट इस सिद्धांत को सही मानते हैं, इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और ये सभी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। अगर बायोलॉजी के क्षेत्र की बात करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आंकड़ा 100% हो। तो ऐसा भ्रम मत फैलाइए कि वैज्ञानिक इस सिद्धांत को नहीं मानते। वैज्ञानिक कम्युनिटी में इस सिद्धांत का पूरा समर्थन है और वो इसको सही मानते हैं। फिर आगे आप तर्क देते हैं कि इंटरनेट पर डार्विन के सिद्धांत के विरुद्ध बहुत सारे आर्टिकल मौजूद हैं, और उन आर्टिकल्स में आप एक आर्टिकल का जिक्र करते हैं, उसमें बताते हैं कि ऐसा कहा गया है कि एंटी डार्विन थ्योरी को नोबेल मिला है, ऐसा आपने कहा है। और आपकी जो वेबसाइट है उस पर भी ये जानकारी मौजूद है कि एंटी डार्विन थ्योरी को नोबेल मिल चुका है, और उसके बावजूद जो नास्तिक लोग हैं इसका समर्थन कर रहे हैं। तो जैसा आपने बताया, मैंने उसको सर्च करने की कोशिश की, आपने भी, आपकी वीडियो में भी उसका लिंक दिया गया था, मैं गया, और ये जो वेबसाइट है, ये ICR.org नामक एक वेबसाइट है जिस पर ये आर्टिकल पड़ा हुआ है। और पूरे इंटरनेट पर मैंने पूरा इंटरनेट सर्च किया, गूगल में अलग अलग डोमेन, अलग अलग सर्च कीवर्ड डालकर मैंने सर्च किया, और मुझे एकमात्र एक ही वेबसाइट मिली जिसमें ये जानकारी मौजूद है, और ये वही वेबसाइट है जिसका आपने जिक्र किया है अपने लेखों में। ये ICR.org ये वेबसाइट है, और ये वेबसाइट ना तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की है,
किसी मेन स्ट्रीम न्यूज़ एजेंसी या कोई साइंटिफिक पोर्टल भी नहीं है। तो ये वेबसाइट, फिर मैंने सर्च किया कि ये वेबसाइट जो है किसकी है, तो मुझे पता चला कि इससे ये जो जिस संस्था की ये वेबसाइट है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएशन रिसर्च। इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएशन रिसर्च इस नाम की एक संस्था है, उसकी ये वेबसाइट है। अब नाम से ही स्पष्ट है कि यह क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट कोई संस्था है, उसकी वेबसाइट है। और बाकी जो इनके और भी जो लेख पड़े हुए हैं वेबसाइट पर, उनको पढ़कर ये बात साफ हो जाती है कि ये क्रिश्चियन कोई फंडामेंटलिस्ट संस्था है जिसकी ये वेबसाइट है। तो इस पर मौजूद जानकारी कितनी भरोसेमंद होगी, संदेह यहीं से पैदा हो जाता है। लेकिन चलिए फिर भी हम जो है एक बार इसकी जानकारी को जांचने का प्रयास करते हैं कि हो सकता है सही भी हो। तो फिर मैंने इस पर आगे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो आर्टिकल है, इस पर जो आर्टिकल जो मौजूद है, जो आप बता रहे थे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एन एंटी डार्विनियन थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन दैट वाज वेल रिसीव्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड फॉर ईयर्स वाज क्रिएटिव एवोल्यूशन। दिस थ्योरी अटेम्प्ट टू डील विथ सम मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी, especially the origin of biological information developed by Henry Bergson। आगे इसमें लिखा है the level of theory's acceptance is indicated by the fact that the author was awarded the Nobel Prize for his work in this area. It is the only Nobel ever awarded for an anti-Darwinian theory of biological origin। ऐसा इसमें लिखा है, जो लेख है उसके फर्स्ट पैरे में ही ऐसा लिखा हुआ है। और ये दावा मुझे बिल्कुल झूठा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी पड़ताल की। मुझे पता चला कि हेनरी बर्गसन जो है ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है। आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल पर। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातों पर यकीन नहीं है, आप खुद सर्च कीजिए हेनरी बर्गसन कौन है, तो आपको पता चलेगा। एंड ही इज़ अ फ्रेंच फिलोसोफर, नॉट अ साइंटिस्ट। और जो भी इनका कार्य है, जो भी इन्होंने कार्य किया है, वो सारा का सारा लिटरेचर और फिलॉसफी के क्षेत्र में है। साइंस के क्षेत्र में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। 1907 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था क्रिएटिव एवोल्यूशन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जिसमें इन्होंने कहा था कि एवोल्यूशन, चूंकि डार्विन का सिद्धांत, उससे कुछ समय पहले डार्विन ने अपना सिद्धांत पेश किया था। जिस समय डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था तब जेनेटिक्स और डीएनए इन सब के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। वेरिएशंस किस वजह से आते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में जो वेरिएशन होते हैं, जैसे कोई भी इतने मनुष्य हैं पूरे दुनिया में, किसी भी दो मनुष्य का अगर जुड़वाना हो तो उनका डीएनए सेम नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। और जो है शक्ल में भी, व्यवहार में भी, इसमें भी जो है फ़र्क होता है। तो जो वेरिएशन जो है ये कहाँ से आता है, जबकि सेम जो है माता पिता जो है उनके भी जो बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे और उससे छोटे, ये भी तीनों एक जैसे नहीं होते। तो ये डिफरेंस कहाँ से आता है? तो इस चीज़ को डार्विन के समय तक समझा नहीं जा सका था। तो एक तो जो क्रिएटिव एवोल्यूशन के बारे में जो मैंने पढ़ा, जो उनकी किताब है, तो उसमें ये पता चला मुझे कि इन्होंने एक तो डार्विन का जो सिद्धांत है उसका इन्होंने विरोध नहीं किया है। इन्होंने केवल ये कहने का प्रयास किया है कि जो वेरिएशंस हैं, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि वेरिएशन किस वजह से आते हैं, तो उन्होंने उस पर एक फ़िलॉसफी देने की कोशिश की है। एक दर्शन उन्होंने अपना रखा है कि ये जो वेरिएशंस हैं वो कोई इंटरनल, कोई वाइटल फोर्स है जो कि एवोल्यूशन को गाइड करती है। ये वेरिएशन जो है वो कोई क्रिएटिव पावर है, वो इन वेरिएशंस को पैदा करती है, ऐसा उन्होंने कहने का प्रयास किया। और ये पूरी तरह फिलॉसफी है, इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, आज तक भी नहीं है कोई एविडेंस, कोई ऐसी वाइटल फोर्स। जबकि बाद में फिर जब हम जो है जेनेटिक्स की खोज हुई, डीएनए का पता चला, तो फिर हमको पता चला कि ये जो वेरिएशंस हैं ये क्यों आते हैं। तो ये तो फिलॉसफी थी। अब बात नोबेल पुरस्कार की है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में भी मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये बात सच है। लेकिन अब ये मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोबेल पुरस्कार इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में, ना कि किसी साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए। और ये जो इन्होंने किताब लिखी है क्रिएटिव एवोल्यूशन, इसके लिए भी नहीं मिला। आप पूरा इनके बारे में सर्च कीजिए, पता कीजिए, इनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं उनके लिए इनको लिटरेचर का नोबेल दिया गया है। अब आपको पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ये जो क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट की ये जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स हैं,
ये कितना सच, कितनी किस तरह की जानकारी ये रखती हैं, किस तरह का झूठ फैलाती हैं, और आप इतने सुपठित होकर इस झूठ को नहीं पकड़ सके, इस प्रोपेगेंडे में फंस गए आप। मुझे आश्चर्य होता है, आप कैसे फिर आप इनको काउंटर करेंगे जो आप इनके ऐसे प्रोपेगेंडे में फंस जाएंगे। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है। कोई भी हम जानकारी इंटरनेट पर पढ़ते हैं, इंटरनेट पर तो तमाम जानकारियां मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद हैं, किसी अच्छी सी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल लिखा है तो क्या उसमें लिखी बात सारी बात सच हो जाती है? ये तो सामान्य बुद्धि की बात है। हम कुछ भी इंटरनेट पर पढ़ते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से है कि नहीं है, उसके बाद ही हम उस पर यकीन करते हैं। और आप ऐसे ही किसी भी प्रोपेगेंडा वेबसाइट का लिंक उठाकर और उसको जो है अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं, अपने लेखों में उसको प्रचारित करते हैं, अपने भाषणों में उसको बोलते हैं बिना उसको जांचे। ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप ऐसा इतना बड़ा धोखा आप कैसे खा सकते हैं। फिर आगे आप सेल बायोलॉजी पुस्तक का आप जिक्र करते हैं, उसको कोट करके उसके कोई पैराग्राफ उसको आपने कोट किया है, और वो आपके लेखों में भी जो है आपने दिया है, अपनी जो एक पुस्तक है उसमें भी आपने लिखा है। उसको कोट करके आप ऐसा कहना चाहते हैं कि विज्ञान भी ऐसा मानता है कि केमिकल रिएक्शन से कोई कोशिका बन सकती है। तो वो जो आपने पैराग्राफ कोट किया था उसको मैंने पढ़ा पूरा, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उसमें तो केवल ये लिखा है कि कोशिका के लिए सबसे ज़रूरी, किसी भी कोशिका के डेवलप होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि लिपिड मेम्ब्रेन जो है डेवलप हो, ताकि जो उसकी जो इंटरनल रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो ठीक से हो सकें, जो एंजाइम्स हैं वो सही से वर्क कर सकें, उसके लिए लिपिड मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। और कोई भी वैज्ञानिक शोध आज तक ऐसा नहीं कहती कि कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली किसी भी लाइफ फॉर्म को पैदा कर सकती है, सरल से सरल भी। विज्ञान जो है वो केमिकल एवोल्यूशन की बात करता है, और जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में संक्षेप में समझाने की कोशिश की। हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है और इसको जो टेक्निकल में अगर हम इसके जाएंगे तो फिर बहुत ही क्लिष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत ही सरल तरीके से एक मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू एक देने का प्रयास किया है। विज्ञान जो कहता है कि स्पॉन्टेनियसली नहीं, पहले जो हाइड्रोकार्बन्स थे, जो जिस समय धरती जो प्रिमिटिव अर्थ थी, जो पुरानी धरती का जो पुराना प्राचीन वातावरण था, उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स से रिच था, उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन बाद में पैदा हुई है। तो उस समय जो है ऑक्सीडाइजेशन नहीं था और बहुत से कॉम्प्लेक्स केमिकल्स उस समय बन सकते थे, तो वो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स बने, फिर बहुत से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बने, वेसिकल्स बनी, बहुत से आरएनए चेन्स बनी, एंजाइम्स बने, एमिनो एसिड्स वगैरह ये सब बने। तो इन सब की बात करता है। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे सिंपल लाइफ फॉर्म्स बने जो कि अपनी कॉपी तैयार कर सकते थे। तो इस तरह से जो है साइंस एवोल्यूशन के, केमिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं। केमिकल एवोल्यूशन के बाद में फिर कोई एक प्रिमिटिव सेल जो है अस्तित्व में आता है, वो भी लाखों साल के क्रमिक विकास के बाद। स्पॉन्टेनियसली किसी कोशिका के पैदा होने का किसी भी वैज्ञानिक शोध में आज तक नहीं कहा गया है। अगर कहा गया है तो आप प्रमाण प्रस्तुत करके मुझे गलत सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से मिसकोट करके आप अपने स्वतः जननवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास मत कीजिए, लोगों को भ्रमित मत कीजिए। लोग आजकल बहुत समझदार हैं, इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी तथ्यों को वेरीफाई कर सकता है। तो ये सब हथकंडे जो है अब चलने वाले नहीं हैं। फिर आगे आप कहते हैं कि विकास का अर्थ पक्षी के अंडे से छिपकली पैदा होना नहीं है। तो मैंने ऐसा कहाँ कहा? एवोल्यूशन का सिद्धांत भी ऐसा नहीं कहता कि कभी ऐसा हो सकता है कि चिड़िया के अंडे से छिपकली पैदा हो या छिपकली के अंडे से चिड़िया पैदा हो। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। आपने शायद समझा ही नहीं जो मैं समझाना चाह रहा था, और ये इस बात का सबूत है कि आपको एवोल्यूशन के सिद्धांत के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। फिर आगे आप कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा है कि जो सरवाइव नहीं कर सकता उसके लिए विकास होता है। मैंने ऐसा कहाँ कहा? आपने शायद वीडियो ठीक से देखी नहीं, या देखी हो तो आपको शायद समझ ना आया हो कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। आखिर चुनौती देने की इतनी क्या जल्दी थी? एक बार वीडियो ध्यान से देख लेते कि आखिर मैं वहाँ पर क्या कह रहा हूँ, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे जो सरवाइव नहीं कर पाया वो तो मर गया, उसके लिए क्या विकास होगा?
मैं जो वहाँ पर समझा रहा था, और जो आप कह रहे हैं कि आप बार बार वही शब्द दोहरा रहे हैं, वो मैं शब्द इसलिए दोहरा रहा था कि वो बहुत ज़रूरी हैं, वही बेस हैं एवोल्यूशन का, इसीलिए मैं उनको बार बार दोहरा रहा था। लेकिन अफसोस, मेरे बार बार दोहराने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो एवोल्यूशन होता है उसका आधार है जेनेटिक वेरिएशन, म्यूटेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। पक्षियों के बारे में जो आपने कहा कि, तो पक्षियों के उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। पक्षियों में जो पंखों का विकास हुआ था वो ऐसा नहीं हुआ था कि वो कहीं मरने वाले थे या लुप्त होने वाले थे, तब वो जाकर उन्होंने जो है पंखों के बारे में सोचना शुरू किया और उनके सोचने से उनके जो है पंख डेवलप हो गए। ऐसा नहीं हुआ था। पंख जो डेवलप हुए थे, जो उनके पूर्वज थे, उनके पास कुछ प्री एग्जिस्टिंग फीचर्स थे। जैसे उनके पास फर थे, वो फर उड़ने के लिए यूज़ नहीं होते थे, वो उनका प्रयोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए और मादा को रिझाने के लिए, जैसा कि आज भी जो है कई पक्षी जो हैं आप करते हैं, मोर जैसे जिस प्रकार अपने पंखों को फैलाकर मादा को रिझाता है, तो इस प्रकार से उनके पास भी फर थे जिनके लिए वो उनके अलग अलग उपयोग थे। उड़ने के लिए उनका कोई उपयोग नहीं था और ना वो इस लायक थे कि उनसे उड़ा जा सकता था। तो फर थे उनके पास, उनकी जो बोन्स थी वो हॉलो थी, उनके आगे वाले जो हाथ थे वो उनका उपयोग चलने के लिए नहीं करते थे। जिस तरह कि आपने देखा होगा टी-रेक्स जो डायनासोर है वो केवल पिछले 2 पैरों पर चलता था, लंबी पूंछ होती थी उसके पीछे। इस प्रकार वो भी जो है डायनासोर के ही वंशज थे, बल्कि डायनासोर ही थे, छोटे थे आकार में, हालांकि डायनासोर बड़े वाले डायनासोर जितने नहीं थे। तो जो पक्षियों के पूर्वज थे तो उनके ये सब फीचर्स थे उनके पास। यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन किस तरह काम करता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि कोई बहुत सारे इस प्रकार के जीव हैं और उसमें से कोई अपने फरों के द्वारा मादा को रिझाता है, तो जिसके फर ज़्यादा अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, वो मादा को रिझाने में सफल होगा और फिर संतानोत्पत्ति भी जो है वो कर सकेगा। तो इस तरह से उसका जीन जो है वो आगे की संतानों में जाएगा। तो इस प्रकार नेचुरल सिलेक्शन अच्छे डिज़ाइन का चुनाव करता रहता है। जो अच्छा डिज़ाइन है वो आगे बढ़ता है और वो आगे के जीन्स में जाता है। तो ये जो जीव थे इस समय, जो उनके पूर्वज थे, इन्हीं में से कोई ग्रुप ऐसा था जिसने कि इनका कुछ अलग ढंग से उपयोग करना शुरू किया। जो ये फर इनके पास थे, वो क्या करते थे कि जब भागना हो, कहीं ऊंचाई पर चढ़ना हो, उसके लिए वो अपने हाथों को हिलाकर अतिरिक्त सपोर्ट, अतिरिक्त बल पैदा करने की कोशिश करते, जिससे कि वो इजीली किसी खड़ी जगह पर, किसी ऊंची जगह पर चढ़ सकें। उड़ नहीं सकते थे, केवल वो इतना ही उनका उपयोग था। अब यहाँ पर देखिए नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से काम करता है। तो जिनके फर ज़्यादा अच्छे थे, जिनके ज़्यादा बड़े फर थे, जिनके हाथ जो थे उनकी मांसपेशियाँ ज़्यादा अच्छी थीं, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, सभी जीव एक जैसे नहीं होते, सबकी अलग अलग क्षमताएं, किसी में कुछ क्षमता ज़्यादा होती है, किसी में कुछ क्षमता कम होती है। तो जो जीव ऐसे, जो इंडिविजुअल ऐसे रहे थे जिनके पास अच्छे फर थे, जिनके हाथों में अच्छी मांसपेशियाँ थीं, तो वे अपने आप को बचाने में सफल रहे होंगे, निश्चित ही है। क्योंकि जब कोई प्रेडेटर्स होगा उससे बचने के लिए वो भागेंगे, ऊंचे स्थानों पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जीव जो है अपने आप को बचाने में सफल रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि संतानोत्पत्ति की जो है संभावनाएं भी उनकी बढ़ जाएंगी। उनकी संतानोत्पत्ति की संभावनाएं बढ़ेंगी तो वही जीन्स जो हैं आगे की जनरेशन में जाएंगे और उस तरह के गुणों वाले और भी ज़्यादा आगे की पीढ़ी है वो पैदा होगी। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन काम करता है और फिर यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। लगातार जो बढ़िया डिज़ाइन है उनको सेलेक्ट किया जाता है प्रकृति के द्वारा, और जो ख़राब डिज़ाइन है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ज़रा इसमें बताइए कि इसमें सोचने वाली बात कहाँ है? क्या कोई पक्षी इसमें ऐसा सोच रहा था? उनको तो पता ही नहीं था पंख क्या होते हैं। ये तो सर्वाइवल तो हर समय चलता रहता है, आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। ये तो सर्वाइवल की दौड़ तो हमेशा से लगातार चल ही रही है और चलती रहेगी। हर जीव अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, करता रहेगा, और नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया भी इसी के द्वारा इसी तरह चलती रहती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई जीव सोचे, कुछ इमेजिन करे कि मैं ऐसा कर जाऊं तो उस दिशा में विकास बढ़ जाए। विकास जो है वो जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन से ही आगे बढ़ता है। तो जो आप कह रहे हैं कि मानव, जैसा आपने अपनी वीडियो में कहा, पिछली वीडियो में कहा था, मैं दोबारा आपके शब्दों को दोहरा रहा हूँ, कि मानव भी जो है देश देशांतर की यात्रा करने की सोचता है, तो उसके पंख क्यों नहीं उगते?
मैं समझता हूँ कि जो मैंने यहाँ उदाहरण दिया है उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इच्छा वाली यहाँ पर बात नहीं है। मानव के सोचने से ऐसा नहीं होगा, जो होगा वो नेचुरल सिलेक्शन से होगा। एक अन्य और उदाहरण आपको दे देता हूँ, शायद उससे बात और स्पष्ट हो जाए। यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस समय जो वहाँ के औद्योगिक नगर थे, पतंगों की एक नई प्रजाति वहाँ पर विकसित हुई थी, जो कि ग्रे कलर की, डार्क कलर की थी, काले रंग की थी। जबकि वहाँ पर उससे पहले वहाँ पर सफ़ेद रंग के पतंगे पाए जाते, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, अधिकांश समय वहाँ पर बर्फ़ रहती है, तो वो वहाँ सफ़ेद रंग में वो अपने आप को अच्छे से छिपा सकते थे। अब हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि उस समय जो जितने भी कल कारखाने थे वो कोयले पर चलते थे, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो दीवारें थी, वहाँ की जो पेड़ पौधे थे, वो उनकी राख से ढक गए, काले हो गए, दीवारें काली हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो सफ़ेद पतंगे थे वो एक आसान शिकार बन गए, क्योंकि वो ब्लैक बैकग्राउंड पर वाइट पतंगा आसानी से प्रेडेटर्स द्वारा देखा जा सकता है, शिकारियों द्वारा देखा जा सकता है। तो वो जब आसान शिकार हुए तो नेचुरल सिलेक्शन ने वहाँ पर ऐसे पतंगों की प्रजाति को बढ़ावा दिया, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से जो वाइट पतंगे जरूर पैदा होते थे, लेकिन हमेशा जो है ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पतंगे वाइट ही पैदा हों। उनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज में ज़रूर ऐसे पतंगे पैदा होते होंगे जो कि डार्क कलर के थे। तो जिस समय औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, उस समय ऐसे पतंगे आसान शिकार थे, तो उनकी जनरेशन नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई वहाँ पर, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन ने ऐसे पतंगों के पक्ष में वातावरण वहाँ पर तैयार कर दिया। वो उनकी सर्वाइबिलिटी बढ़ गई, जिसके कारण से वहाँ पर काले रंग के पतंगों की एक नई प्रजाति अस्तित्व में आई। अब जरा मेरे को बताइए कि इसमें क्या किसी के जीव के कुछ सोचने पर हो रहा है? ये सब प्राकृतिक रूप से हो रहा है। ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो कि लगातार इस तरह की नई नई विविधताओं, जैव विविधताओं को पैदा करता रहता है। जगह जगह के अलग अलग भौगोलिक जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं, और उन चुनौतियों के अनुसार जो है क्या किन गुणों को बढ़ावा मिलेगा वहाँ पर, ये जो है नेचुरल सिलेक्शन तय करता है। तो इसमें किसी तरह की दिव्य रचनात्मक शक्ति की ज़रूरत नहीं है, और ये सब पूरा प्रोसेस जो है वो नेचर के नियमों से और नेचर के द्वारा ही गाइड होता है। फिर आगे आप कहते हैं कि जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से मानव के जो बाल हैं, जो शीत प्रधान देशों में रहते हैं जो लोग, उनके बाल क्यों नहीं विकसित हुए, जिसका कारण मैंने बताया था कि वो वस्त्रों और आग का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस पर आपने सवाल किया कि उन्होंने वस्त्रों और आग का प्रयोग कब करना शुरू किया, क्या जब तक वो ठंड से मरते रहे? मुझे लगता है आपको मानव के इतिहास का पूरा ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप मानव के इतिहास का ठीक से अध्ययन करेंगे, जो एविडेंस के साथ, जो कि साइंस ने जो अभी तक खोजा है, तो आपको पता चलेगा कि मानव पूर्वज जो हैं, मतलब वर्तमान जो मानव है, वर्तमान मानव प्रजाति जो होमो सेपियंस जिसको कहते हैं, उससे पूर्व में भी जो प्रजातियां थीं, यानी होमो इरेक्टस, तो आग का जो प्रयोग है वो 4 लाख वर्ष से भी अधिक समय से मानव प्रजातियां कर रही हैं। तो वर्तमान मानव प्रजाति से भी पूर्व की प्रजातियां जो हैं आग का प्रयोग करती थीं। ऐसे प्रमाण हमें प्राचीन गुफाओं से जो अवशेष मिले हैं उनसे मिलते हैं। और वस्त्रों का प्रयोग भी, वस्त्रों का मतलब शरीर को ढकने के लिए जो भी साधन वो उपयोग में लाते होंगे, उनका भी जो है उपयोग लगभग तभी से हो रहा है जब से कि वो मानव ने आग का प्रयोग करना सीखा है। उस समय, जिस समय उन्होंने आग का प्रयोग करना शुरू किया था, उस समय उनके शरीर पर काफ़ी घने बाल थे। तो जो बाल जो गायब हुए हैं, बाल जो कम हुए हैं, वो कम हुए ही इसलिए हैं क्योंकि मानव पूर्वजों ने आग और वस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। आग और वस्त्रों के प्रयोग के कारण जो बड़े बाल थे उनकी आवश्यकता खत्म हो गई थी, क्योंकि तब आप आग और वस्त्रों के द्वारा भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसे में फिर वही यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन काम करता है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके शरीर पर कम बाल होंगे वो भी अपने वंश को आगे बढ़ा सकेंगे, वो ठंड से नहीं मरेंगे, बच सकते हैं, बचेंगे तो अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे, वो जीन्स फिर आगे जाएंगे, आगे फिर ऐसी संतानें पैदा होंगी जिनके बाल कम होंगे। और फिर बाल कम होने का एक एडवांटेज भी है, क्योंकि जो बाल आपके शरीर पर अधिक हैं उनमें परजीवी भी पनपते हैं, और फिर गर्मी में आप रहते हैं, दिन के समय तो काफ़ी गर्मी हो जाती है,
तो दिन की गर्मी जो है वो, उससे दिन की गर्मी में काम करना मुश्किल है। जिसके शरीर पर बाल कम है वो दिन की गर्मी में काम कर सकता है, रात को आग से और वस्त्रों से अपने आप को ठंड से बचा सकता है। तो वो उसके सर्वाइव करने की जो है संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी कारण से लगातार ऐसे जीन्स को बढ़ावा मिला नेचुरल सिलेक्शंस के द्वारा, जिनके के शरीर पर बाल कम थे, जो कि कम बालों को प्रेजेंट करते थे। तो इस तरह से बालों का जो है बाल जो है धीरे धीरे कम होते चले गए। और वर्तमान में भी जो मानव समूह ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, इसी कारण से उनके शरीर पर घने बाल नहीं उगते, क्योंकि उनको उनकी आवश्यकता नहीं है। वो बिना घने बालों के ही अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं और अपनी संतति को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि, और ये बात आपने जो है पिछली वाली वीडियो में भी दोहराई है, कि विकास आकर मानव पर रुक गया। आपके इस कथन का कोई आधार, आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? कोई वैज्ञानिक शोध क्या ऐसा कहती है कि विकास मानव पर आकर रुक गया? मैंने तो कोई ऐसी शोध नहीं पढ़ी जिसमें ऐसा कहा गया हो कि विकास मानव पर आकर रुक गया। आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बताता हूँ। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं कि मानव के भीतर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन आपके जो देखने का जो समय है वो कितना छोटा है, ये ज़रा सोचिए। अगर मैं तुलना करूं तो आप इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे कि कोई किसी बच्चे को पूरे दिन ऑब्जर्व करे, पूरे बच्चे को पूरे दिन ऑब्जर्वेशन में रखे बिल्कुल, और उसके बाद फिर ये निष्कर्ष दे दे कि बच्चे में कोई विकास नहीं हो रहा, बच्चे से वयस्क बनता है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि हमने पूरे दिन बच्चे को ऑब्जर्व किया और हमने पाया कि उसके अंदर कोई विकास नहीं हुआ। एवोल्यूशन एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, और विकास ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी, हमेशा चलती रहेगी। और विकास जो है किस दिशा में कैसे गाइड होगा, इसको भी समझ सकते हैं। और वर्तमान में तमाम ऐसी शोध हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि विकास जो है कैसे हो रहा है, किस तरह से क्या परिवर्तन आ रहे हैं मानव के अंदर। इन पर भी तमाम नवीनतम शोध उपलब्ध हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें एक बार पढ़ें और समझें, और ये बात कहनी बंद करें कि विकास नहीं हो रहा। सभी जीव विकसित हो रहे हैं, सभी का विकास हो रहा है, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं होता कि कोई अचानक से कोई, जैसे आपने पहले कहा कि छिपकली के अंडे से कोई चिड़िया पैदा हो जाए, ऐसा ये विकास नहीं होता। एवोल्यूशन ऐसा नहीं कहता। एवोल्यूशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत समय लगता है। तो जो भी बिंदु आपने अपनी वीडियो में उठाए थे, मैं समझता हूँ कि सभी का मैंने उत्तर दे दिया है। और जिस तरह मैंने उत्तर दिया है बिंदुवार, मैं ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा आपसे कर रहा था, जो कि आपने नहीं दिया। बजाय इसके आप इस टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए तमाम पता नहीं क्या क्या बातों का जिक्र करते रहे पूरी वीडियो में। जैसे आप कहने लगे कि ईश्वर की सिद्धि जो है फिजिक्स से ही समझी जा सकती है, आप फिजिक्स का अध्ययन कीजिए, आपका विषय नहीं है। पहले तो आपने ये कैसे गैस कर लिया कि ये मेरा विषय नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं होगी। और फिर इस बात को इस वीडियो में उठाने की ज़रूरत क्या थी, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें ईश्वर का मैंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। नहीं मैंने कुछ ईश्वर के विषय में कि ईश्वर नहीं है नहीं है, कुछ इस बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा। परंतु फिर भी आप लगातार वीडियो में, शुरू में भी और अंत में भी आप लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि ईश्वर की सिद्धि मैं आपको फिजिक्स से करके दिखा दूंगा, और ये जो बायोलॉजी जो है वो एक बहुत ही स्थूल विषय है, ऐसा भी आपने कहा। आचार्य जी, आपको भौतिकी की बहुत अच्छी जानकारी होगी, भौतिकी के जो तमाम शाखाएं हैं उनकी जानकारी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन उससे बायोलॉजी के विषय में या ख़ास तौर पर डार्विन के सिद्धांत के विषय में कही गई कोई भी गलत बात सही नहीं हो जाएगी, भले ही आपको फिजिक्स की कितनी भी अच्छी जानकारी हो। तो ये जो है टॉपिक को मत डाइवर्ट कीजिए। जिस तरह मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट जो है आपकी सारी बातों का उत्तर दिया है, इसी तरह की उत्तर की मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और यही जो है एक अच्छी बहस का नियम है, इसी तरह एक बहस की जानी चाहिए। और ईश्वर पर हालांकि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं ईश्वर पर जो है आपकी वीडियो है देखूंगा। अगर मुझे लगता है कि उसमें मैं कुछ तर्क रख सकता हूं तो मैं ज़रूर जो है उस पर वीडियो बनाऊंगा, उस पर तर्क रखूंगा। तो फिर उस समय हम इस पर जो है चर्चा कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है।
दूसरा, शायद आप चाहते हैं कि आपने कहा भी ऐसा वीडियो में कि आप अपने समर्थकों के साथ आइए और हमारे साथ डिबेट कीजिए। तो उस विषय में भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आमने सामने बैठकर डिबेट करना, मैं समझता हूँ उससे बेहतर तो ये जो तरीका है जैसे हम कर रहे हैं वीडियो डालकर, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है आमने सामने। क्योंकि आमने सामने बैठने में एक तो समय की सीमा है, आप इनफाइनाइट टाइम तक उसको नहीं खींच सकते, और फिर दूसरा, आमने सामने की डिबेट में जो आप तथ्यों को ठीक से पड़ताल नहीं कर सकते, आप तथ्यों को ठीक से पेश नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं कुछ आपने कहा और मुझे उसका उत्तर देना है, तो जो इस समय मेरे दिमाग में मौजूद होगा, जो मेरी मेमोरी में होगा, मुझे उसी के अनुसार उत्तर देना पड़ेगा। मेरे पास तथ्यों को चेक करने का, वेरीफाई करने का, और या कुछ अच्छा नए तथ्य पेश करने का मेरे पास समय नहीं होगा वहाँ पर। जबकि इस पद्धति में जो हम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो तकनीक मौजूद है तो हमें उस तकनीक का उपयोग करना चाहिए, और इससे ज़्यादा हम बेहतर निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। आप भी जो है तथ्यों को जांच कर परख कर उसके बाद कह सकते हैं। मेरे पास भी समय है कि मैं भी जो है जो भी कहूँ उन तथ्यों को जांच लूँ, परख लूँ और उसके बाद कहूँ। जो आमने सामने की बहस होती है ये पुरानी पद्धति हो चुकी है, और अधिकतर जो धार्मिक लोग हैं वो इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस तरीके से उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि वो भाषण देने के माहिर होते हैं और तथ्यों को क्लैप ट्रैप्स में फंसाने के माहिर होते हैं। और उनके समर्थक भी ऐसे होते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ भी बोल देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पता नहीं क्या कोई बहुत सामने वाले को बिल्कुल उन्होंने खारिज कर दिया है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से खारिज किया, वो तालियां बजाने लगते हैं चाहे उन्हें समझ में कुछ भी ना आए। तो ऐसे इस तरह की चर्चा में, हालांकि फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आमने सामने चर्चा हो, ऐसी आपकी इच्छा है, तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ईमानदारी का परिचय दें, जो नैतिक साहस है थोड़ा सा आप वो दिखाएं। जो कि थोड़ा सा आपने इस वीडियो में कहा भी कि मुझे जो है ये बायोलॉजी जो है मेरा विषय नहीं है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और साहस दिखाइए और ये कहिए कि डार्विन का सिद्धांत के विषय में भी मेरे को कोई जानकारी नहीं थी और मैं बिना जानकारी के इसको गलत कह रहा था। जो भी मैंने तथ्य कहे वो जो है उनकी मुझे गलत जानकारी थी, और जिनको कि मैंने अपनी वीडियो में सिद्ध भी किया है। कि थोड़ा सा साहस दिखाइए। ये इतना अगर आप साहस दिखाते हैं तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, एक ईमानदार बहस आपकी तरफ से हो सकती है, और तब शायद मैं सोचूं कि हाँ, एक आमने सामने की बहस भी जो है कर ली जाए। उससे पहले मैं नहीं सोच सकता। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैंने बिंदुवार उत्तर दिया था, तो मैं एक बार उन बिंदुओं को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं आपकी जानकारी में, और मैं चाहता हूं कि इन बिंदुओं पर आप अपना कोई स्पष्टीकरण दें अगर आप अगली कोई वीडियो बनाते हैं तो। और वो बिंदु है, पहला बिंदु है कि आपने कहा कि विज्ञान अमीबा से विकास मानता है, ऐसा आपने कहा था, और ये आपकी वीडियो में है, और जिसको कि मैंने गलत सिद्ध किया था। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दें। या आपने ऐसा कहा था तो क्यों कहा था? अगर आप अपने आप को सही मानते हैं कि आपने ऐसा सही कहा था, तो वो स्पष्टीकरण दीजिए कि आप किस तरह से सही हैं इस पर। दूसरा बिंदु आपने कहा था कि विज्ञान ऐसा मानता है कि अमीबा रासायनिक अभिक्रियाओं से बन गया, ऐसा आपने कहा था कि विकासवादी जो एवोल्यूशन के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं या उसको सही मानते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि अमीबा रासायनिक अभिक्रियाओं से बन गया, और जिसको कि मैंने गलत सिद्ध किया था। कोई भी एवोल्यूशन का समर्थन करने वाला ऐसा नहीं मानता, और विज्ञान भी ऐसा नहीं मानता। तो यहाँ आप गलत थे। अगर आपको लगता है गलत नहीं थे तो मुझे बताइए किस तरह गलत नहीं थे। तीसरा बिंदु आपने कहा कि किसी जीव में अथवा कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या निर्धारित करती है कि कोई सरल जीव है या वो जटिल जीव है। और आपने कहा था कि क्योंकि आपने कहा था कि 500 गुणसूत्र वाला अमीबा जब रासायनिक अभिक्रियाओं से बन सकता है, तो कम गुणसूत्र वाले जीव क्यों नहीं बन सकते। और ये दोनों ही तथ्य गलत थे, क्योंकि अमीबा रासायनिक अभिक्रिया से नहीं बनता, और ना ही ऐसा है कि कम गुणसूत्र का मतलब ये है कि वो कोई सरल जीव है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं से इजीली बन सकता है। तो ये भी तथ्य मैंने आपका गलत सिद्ध किया था। तो इस पर आपका क्या स्पष्टीकरण है, ये बताइए मेरे को। चौथा बिंदु, आपने ऐसा कहा था कि विकास जो है वो जीवों के सोचने के अनुसार होता है।
आपने कहा था कि मानव भी जो है देश देशांतर की यात्रा करने की सोच रहा है, तो उसके पंख क्यों नहीं उगते। ये आपका स्टेटमेंट था, वीडियो में है, आप देख लीजिए। और जिसको कि मैंने गलत सिद्ध किया, और इस वीडियो में भी मैंने बताया कि ऐसा नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। पांचवा बिंदु, विकास की प्रक्रिया को समझे बिना ही आप कह रहे थे कि शीत प्रधान देशों में रहने वाले मनुष्यों के बाल क्यों नहीं उगे। इसका भी मैंने आपको कारण बताया था। तो इस पर भी, ये भी जो है आपको गलत जानकारी थी, यहाँ भी आप गलत थे। तो अगर गलत नहीं थे तो बताइए कैसे गलत नहीं थे। छठा बिंदु, आप लैमार्क के सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे थे इस तरह से कि जैसे कि वो एवोल्यूशन का सिद्धांत है, वर्तमान में जो एवोल्यूशन का सिद्धांत, जो डार्विन की थ्योरी है, जिसको विज्ञान मान्यता देता है, तो आप लैमार्क के सिद्धांत को भी इस तरह प्रस्तुत कर रहे थे जिस तरह जैसे कि विज्ञान उसको मान्यता देता है। जबकि आज से, जब जिस समय लैमार्क ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसी समय उसके कुछ वर्ष बाद ही उसके सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया गया था, और उसके तब से लेके आज तक कोई भी लैमार्क के सिद्धांत को सही सिद्ध नहीं कर पाया है। तो लैमार्क के सिद्धांत को इस तरह प्रस्तुत करना ये दर्शाता था कि आपको गलत जानकारी थी। तो आप यहाँ बताइए कि कैसे, अगर आपको लगता है कि आप सही थे तो मुझे बताइए किस तरह सही थे। सातवां बिंदु, आपने कहा था कि एवोल्यूशन का सिद्धांत ऐसा मानता है कि किसी अंग का उपयोग ना किया जाए, यानी उसकी एक्सरसाइज ना की जाए। स्पेसिफिक आपके वर्ड थे कि कान और नाक का हम उपयोग नहीं करते, उनकी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन ये गायब नहीं होते। ये आपका स्टेटमेंट था, आपको याद होगा। याद नहीं है तो वीडियो अपनी दोबारा देख लीजिए। तो ये गायब क्यों नहीं होते, ऐसा आपने कहा था, जबकि एवोल्यूशन का सिद्धांत ऐसा नहीं कहता कि किसी अंग की एक्सरसाइज ना करने से वो अंग लुप्त हो जाता है। तो यहाँ मैंने आपको गलत सिद्ध किया था। तो अगर आप गलत नहीं थे तो मुझे बताइए किस तरह गलत नहीं थे। आठवां बिंदु, आपने ऐसा कहा था, आप ऐसा समझते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो लीनियर प्रोसेस है। आपने ऐसा कहा था कि अमीबा जो है, अमीबा से विकास आगे बढ़ा, और फिर आप कह रहे थे कि अमीबा भी मौजूद है, बंदर भी मौजूद है, मनुष्य भी मौजूद है। तो अमीबा और बंदर क्यों मौजूद हैं, इनका विकास क्यों नहीं हुआ। तो ये आपकी भूल थी, क्योंकि आप एवोल्यूशन को एक लीनियर प्रोसेस समझते थे, जबकि ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है। एवोल्यूशन तमाम शाखाओं, एवोल्यूशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम शाखाएं अलग अलग ढंग से विकसित होती हैं, जिसको कि मैंने फिर अपनी वीडियो में संक्षेप में समझाने की कोशिश की थी। तो यहाँ आप गलत थे। अगर गलत नहीं थे तो कैसे गलत नहीं थे, ये मुझे बताइए। तो ये 8 बिंदु जो हैं ये मैंने इसमें रखे हैं, और इसके अलावा इस वीडियो में भी कुछ बिंदु हो जाएंगे। जैसे कि आपका कहना था कि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो उसके क्या प्रमाण हैं वो मुझे बताइए। स्वतः जननवाद का जो आप समर्थन करते हैं, कहते हैं कि जीव जो है, जूं जो है वो बालों में स्वतः पैदा हो जाती हैं, कीड़े मकोड़े घरों में स्वतः पैदा हो जाते हैं। तो इसका समर्थन करने का, और आप जो कहते हैं कि मानव जो है वो ज़मीन में, प्लेसेंटा जो थी वो ज़मीन में थी, उसको वहीं से जो है पोषण मिला, और वो 25 वर्ष बाद पूर्ण विकसित युवा मानव जोड़े जो है ज़मीन फाड़ कर निकले, वो भी 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका क्या प्रमाण है, ये प्रमाण आप मुझे दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो फिर आप में और जो अन्य धर्म हैं, जो कि आप कहते हैं कि वो तर्क को नहीं मानते और वो आस्था पर आधारित हैं, तो आपका भी जो मत है आर्य समाज, वो भी फिर ऐसा ही माना जाएगा कि वो भी जो है आस्था पर ही आधारित है, ना कि तर्क पर, जैसा कि आप कहते हैं। और आप इस बात को बार बार दोहराते हैं कि दयानंद जी जो थे वो तर्क को महत्व देते थे। और यहाँ भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो दयानंद सरस्वती जी थे, उनके जीवनी को मैंने पढ़ा है, उनके कार्य के बारे में भी मैंने पढ़ा है। और हालांकि बहुत से लोग आजकल उनका विरोध करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक अलग दृष्टि से उनको देखता हूँ। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्तित्व की आलोचना करते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उनकी आलोचना देश, काल, परिस्थिति, इनके आधार पर, इनको ध्यान में रखकर करें। तो अगर हम इनको ध्यान में रखकर दयानंद जी के जीवन को देखते हैं, तो मैं
जो है उनसे मैं कहता हूँ कि वो अपनी जगह काफ़ी हद तक ठीक थे, और वो जो उन्होंने किया उस दौर में वही किया जा सकता था, क्योंकि वो दौर ऐसा नहीं था, उस समय अशिक्षा बहुत थी, बहुत अंधविश्वास थे, बहुत पाखंड थे। तो ऐसे में कोई वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो किसी भी एकदम नास्तिक मत का समर्थन करते। तो वो जो कर सकते थे वो यही था। उन्होंने जो पाखंड के क्षेत्र में जो कार्य किया उसका मैं समर्थन करता हूँ, और इसके लिए मेरे दिल में उनके लिए काफ़ी सम्मान है। लेकिन वर्तमान में जो आर्य समाज के जो प्रचारक हैं और जो आर्य समाजी जो हैं, जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनके जो उनकी सोच थी ऋषि दयानंद की, उसके बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि वो नाना प्रकार के पाखंडों को पोषित कर रहे हैं, अवैज्ञानिक चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है। आर्य समाज तो एक समय में मैंने पढ़ा है कि कुंभ के समय में पाखंड खंडनी पताका ये फहराया करते थे। अब शायद ऐसा नहीं होता। तो पाखंडों पर जो है इनका काफ़ी अच्छा कार्य था, और जिसके लिए मेरे मन में इनके प्रति काफ़ी सम्मान था। लेकिन वर्तमान में ये जो हो रहा है, जिस तरह से युवा जो है, मैंने देखा है कि आपके बहुत से समर्थक विज्ञान को चुनौती देते फिरते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों को गलत बताते हैं। आपसे शायद इसके पीछे आपकी ही प्रेरणा है। ये जो है युवाओं को बिल्कुल गलत दिशा में ले जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये ऋषि दयानंद जी की मूल भावना जो है, जिसकी वजह से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, या जो धर्म जो है, जो आस्था आधारित धर्म है, और जिनका कि आप कहते हैं कि हम उनका समर्थन नहीं करते, आपका मत भी जो है कुछ वैसा ही हो जा रहा है। उसको वैसा मत बनाइए, तर्क का समर्थन कीजिए, तर्क से, प्रमाण से जो बात सिद्ध है उसको मानिए। ये नहीं कि जो ऋषि दयानंद जी जो, क्योंकि उस समय भी उनको जो जानकारी उनके पास जो उपलब्ध थी, जैसी उपलब्ध थी, और काफ़ी पुराना समय है, 100 साल से भी अधिक का समय हो गया है, तो उस समय जाहिर सी बात है विज्ञान उतना उन्नत नहीं था। बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जो कि उस समय ज्ञात नहीं थी, अब आज हमें ज्ञात है। तो उस समय यदि वो कुछ ऐसा कह गए हैं तो उसका हम समर्थन करते रहें, जबकि आज जो प्रमाण है, वर्तमान प्रमाण है, वो उसके बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये तो बिल्कुल एक अवैज्ञानिकता का प्रचार करने वाली बात हो जाएगी, और जो कि नुकसानदेह है, जिसका हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जो देश के युवा हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो भी पाखंड, अंधविश्वास, धर्मांधता, अवैज्ञानिकता, इसको समाज से हटाने में सहयोग करें, अपनी अपनी ओर से सहयोग करें। और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। जो भी लोग अवैज्ञानिक बात करते हैं, चाहे वो कोई धर्माचार्य हों, धर्म प्रचारक हों, कोई बाबा हों, और वो पब्लिकली कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो कि अवैज्ञानिकता का समर्थन करता है, कोई पाखंड का प्रचार करता है, कोई अंधविश्वास का समर्थन करता है, तो उसका आप विरोध कीजिए। और वो किस तरह से गलत है, वीडियो जिस तरह मैंने वीडियो बनाया, इस तरह वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर डालिए और उनकी बातों को गलत सिद्ध कीजिए। और ऐसा करने से आपको लगे कि ये शायद इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ इससे बहुत कुछ होगा। ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी दावा कर देते हैं, और ये ऐसा दावा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि एक तो इनको अपने भक्तों की मूर्खता पर पूरा भरोसा है, और इसके साथ ही इनको प्रबुद्ध लोगों की चुप्पी पर भी पूरा भरोसा है। इनको पता है जो हमारे भक्त हैं, उनके सामने तो हम गोबर भी परोस देंगे तो उन्होंने खा लेना है, उसको श्रद्धा भाव से ग्रहण कर लेना है। और जो प्रबुद्ध लोग हैं वे चुप रहेंगे, वो कुछ कहेंगे नहीं, तो इसलिए जो मर्जी आए वो दावा कर दो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो प्रबुद्ध लोग हैं उनमें भी जो वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रकार हैं, वो क्यों नहीं बोलते, उनके पीछे भी मैं कारण समझता हूँ। क्योंकि वो जानते हैं वो कुछ भी, अगर किसी भी बाबा का, किसी भी धर्माचार्य का, किसी धर्म का कोई विरोध करेंगे तो तुरंत ही जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, और उनसे वो लगातार विवादों में आ जाएंगे, और उन पर उनके जो अंध धर्म समर्थक हैं वो फिर उनका विरोध करेंगे, और उनको जो है उनके कार्य में व्यवधान पैदा करेंगे। तो इसलिए वो किसी ऐसे पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो हमारे युवा हैं वो इस कार्य को कर सकते हैं, और युवा जो वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो इन बातों को अच्छे से समझते भी हैं। तो वे अगर ऐसा करेंगे, और ये जो सोशल मीडिया है इसकी पावर को आप कम मत समझिए, इसकी पावर जो है बहुत है आज के टाइम में।
इस टूल का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत बड़ा टूल है आपके पास, ये हथियार है आपके हाथ में, इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे लोगों को वीडियो बनाकर क्या गलत उन्होंने बोला, कैसे गलत है, इस तरह से उनको एक्सपोज कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, बार बार ये चीज़ होगी, तो एक मैसेज जाएगा, उनके दिमाग में ये बात आएगी कि हमें जो कुछ भी बोलना है वो पूरा रिसर्च करके, उसको जांच करके तभी कुछ बोलना है। कुछ गलत बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे। ये भय इनके भीतर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये भय इस देश के भीतर जितने भी धर्माचार्य हैं उनके भीतर होना चाहिए कि वो कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचें कि हम कुछ गलत ना बोल दें, गलत बोला तो हम फंस ना जाएं। ये डर उनके भीतर आप पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यही था। बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे भी जो है आपको विज्ञान विषय से और धार्मिक पाखंडों, अंधविश्वासों के ऊपर बहुत सारी अच्छी वीडियो मेरा बनाने का प्लान है और वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। नमस्कार।